चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग से अपन ने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग की मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग में क्या था, जो नर्सिंग है वो क्या है, एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूट्राइज, किसी पेशेंट को न्यूट्रिशन देना, किसी पेशेंट की केयर करना। ओके, इस वर्ड का मतलब अपन मान सकते हैं कि टू प्रोवाइड द केयर, किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, टू न्यूरिश द पेशेंट, किसी पेशेंट को न्यूरिश देना, न्यूरिशमेंट देना, टू केयर द पेशेंट या फिर पेशेंट की केयर करना, या फिर टू सर्व द पेशेंट, पेशेंट की लाइफ को क्या करना, सर्व करना। लेकिन देखिए, पेशेंट की लाइफ को सर्व करना या फिर पेशेंट की केयर करना, पेशेंट को नरिशमेंट देना, ये तो कोई भी पर्सन कर सकता है। फिर इसमें आप स्पेशल डिग्री या फिर डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट कहाँ पे हुई? ओके, लेकिन हर किसी को पता नहीं होता कि किस वे में केयर करनी होती है। ओके, तो उसके कुछ फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल्स है वो फिक्स कर दिए गए हैं। उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी पेशेंट की केयर करना किस में आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में आएगा। यानी कि कुछ फंडामेंटल्स है जिसके अकॉर्डिंग अगर अपन नर्सिंग केयर करेंगे पेशेंट की, तो उसको बेनिफिट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ओके, उसकी जगह पे अपन कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो उसको क्या होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और उसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग है वो कम होगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ये सबको पता है, ये क्या है, सबको पता है, ऑल ओवर पीपल्स, नो डेट। लेकिन अगर मोर देन 20 मिनट्स क्या किया जाए, कोल्ड एप्लीकेशन किसी पर्सन को दी जाए, तो उस कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से जो वेजो डायलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से। और जैसे ही नर्व सप्लाई इंटरप्ट होगी कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से, वेजो डायलेशन होगा और पेशेंट का बीपी फॉल हो जाएगा, अपोजिट इफेक्ट है वो पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल अपने को क्यों पता है, क्योंकि अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग पढ़ रखी है। इसलिए एग्जाम्पल की बात करूँ, स्टडी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल किस में आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ द नर्सिंग में। जैसे कि कोल्ड एप्लीकेशन हो गया, 20 मिनट्स तक दे रहे हैं तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है, लेकिन इफ यू विल गिव मोर देन 20 मिनट्स देन वेजो डायलेशन इज देयर, तो वेजो डायलेशन हो जाएगा। उसी तरीके से हॉट एप्लीकेशन, एक ही प्लेस पे एक ही साइड पे आपको मोर देन 5 मिनट से क्या देना है, ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो इसका क्या हो जाता है, अपोजिट इफेक्ट हो जाता है। फिर अपन आते हैं कि नर्सिंग के फाउंडर्स कौन कौन है। ओके, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अपन जानते हैं, फाउंडर्स ऑफ द नर्सिंग, लेडी विथ लैंप इसको बोलते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन इनका कहाँ पे था, क्रीमिया में एक वॉर हुआ था, क्रीमियन वॉर, मार्च 1854 के अंदर। ओके, तो 1854 के अंदर वहाँ पे जो उस युद्ध में, उस वार में जितने भी लोग घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे, उन सब की क्या की थी, सेवा की थी यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ मैं तो 12 मई 1820 को फ्लोरेंस जो इटली की सिटी है वहाँ पे बर्थ हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ओके, डेथ 13 ऑफ अगस्त 1910 यूके के अंदर हुई थी, यानी कि जो जन्म है इनका वो इटली के अंदर, लेकिन डेथ कहाँ पे, यूके के अंदर। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में 12 मई को। ओके, इसकी क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इंटरनेशनल नर्सेज जो थीम है वो यहाँ पे स्टार्ट की गई थी 2017 में। पर ईयर नर्सेज डे पे एक स्पेसिफिक थीम है वो पब्लिश की जाती है, तो आपको ये थीम है ये भी कंटिन्यूसली क्या करना है, लिख के रखना है। इंडिया में आएंगे और देखेंगे कि फर्स्ट नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया किसको बोलते हैं, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। फर्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल और फर्स्ट नाइटिंगेल दोनों में डिफरेंट है। फर्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करूँ तो वो है शहजादी कुरैशी। ओके, यानी कि फर्स्ट नर्स थी इंडिया में, फर्स्ट नर्स कौन थी, शहजादी कुरैशी। लिंडा रिचर्ड के साथ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कई बार करके आते हैं, तो ये फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी, फर्स्ट नर्स नहीं थी। ओके, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शहजादी कुरैशी। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन, लिंडा रिचर्ड। जबकि फर्स्ट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अगर पूछ ले, ओनली नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नहीं, ओनली नाइटिंगेल, तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू। चलिए, इसके बाद में इंडिया के अंदर जो नर्सिंग की हिस्ट्री है वो किस तरीके से रही उसके बारे में बात करें। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर तो इंडिया में क्या हुआ था, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग ओपन हुई थी 1871 के अंदर। 1871 के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग क्या हुई थी, ओपन हुई थी। और कहाँ पे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल था मद्रास के अंदर, वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। एक 6 मंथ का डिप्लोमा स्टार्ट हुआ था, उसी के साथ में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है वो स्टार्ट हुई थी इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास के अंदर विथ 6 मंथ डिप्लोमा प्रोग्राम।
6 महीने के डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मद्रास के अंदर क्या स्टार्ट हुआ था, नर्सिंग स्कूल स्टार्ट हुआ था कब, 1871 के अंदर। ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हिस्ट्री, फिर सीधा आ जाते हैं 1942 के अंदर। 1942 के अंदर क्या हुआ था, एएनएम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली नर्स मिडवाइफरी आपने पढ़ रखा होगा, वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कब, एएनएम प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1942। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं 1943। 1943 के अंदर जीएनएम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। फिर आ जाते हैं अपन डायरेक्टली सीधा 1946 में। 1946 में क्या हुआ था, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज दिल्ली से ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। RAK कॉलेज दिल्ली से, RAK कॉलेज दिल्ली से क्या स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद में सेकंड पे आएगा यहाँ पे CMC वेलोर। CMC वेलोर में क्या हुआ था, यहाँ पे सेकंड बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट तो आएगा आपका RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, राजकुमारी अमृत कौर, एंड सेकंड वन इज CMC वेलोर। ओके, उसके बाद में अपन आ जाते हैं सीधा कहाँ पे, 1947 के अंदर। 1947 के अंदर ये भी आपको याद रखना है क्या हुआ था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट क्या हुआ था, यहाँ पे पास हुआ था। कब हुआ था, 13 दिसंबर 1947 के अंदर। ओके, ये INC एक्ट क्या हुआ था, पास हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट की बात करूँ मैं कि ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 1948। 1948। ओके, तो अगर डायरेक्टली एक्ट पूछे कि INC एक्ट कब पास हुआ था, तो ये हुआ था 31 दिसंबर ऑफ 1947, इम्प्लीमेंट 1 जनवरी 2014। 1948 में क्या हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ये इसलिए तरीके से आपका 1947 जो ईयर है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं अपन 1959 के अंदर। 1959 के अंदर क्या हुआ था, MSc नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1959 के अंदर। MSc नर्सिंग का क्या हुआ था, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ये भी इन्हीं दो कॉलेजों में जिसमें BSc का स्टार्ट हुआ था, एक तो राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज में, एंड सेकंड वन इज CMC वेलोर के अंदर। चलिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 1963 में। 1963 बात करूँ तो 1963 में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो अपन GNM के बाद में की जाती है, ओके, वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कब, 1963 के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में अपन आ जाते हैं सीधा 1986 के ऊपर। यहाँ पे 1986 में MPhil फिलोसॉफी इन नर्सिंग वो स्टार्ट हुआ था, मास्टर इन फिलोसॉफी इन नर्सिंग। तो MPhil स्टार्ट हुआ था, MPhil इन नर्सिंग, जिसको कि बाद में बंद कर दिया गया, अभी प्रेजेंट टाइम में ये MPhil नहीं है। एंड नेक्स्ट आएंगे अपन 1992 में, जहाँ पे नर्सिंग के अंदर जो डॉक्टरेट डिग्री वाला प्रोग्राम है PhD इन नर्सिंग, वो स्टार्ट किया गया था। कब, 1992 के अंदर। चलिए, तो ये इंडिया के अंदर हिस्ट्री थी किसकी, ये इंडिया के अंदर हिस्ट्री थी किसकी, नर्सिंग की, जिसके अकॉर्डिंग अपने को कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट BSc कॉलेज, फर्स्ट MSc कौन से कॉलेज से, कौन सा ईयर, ये सब क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको नोट कर दिया है। तो ये सब तो हो गए इंपॉर्टेंट
डेट इंडिया के अंदर नर्सिंग हिस्ट्री की। ओके, कभी हो सकता है कभी कभार, वैसे आपको पूछते नहीं, लेकिन कभी कभार आपको अगर वर्ल्ड की, क्योंकि इंडिया की तो अपने को पता है आ रही है, लेकिन वर्ल्ड की फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज कौन सी थी? 1836। फर्स्ट स्कूल ऑफ द नर्सिंग अगर वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो कौन सी थी? केसरवर्थ स्कूल ऑफ द नर्सिंग कब स्टार्ट हुई थी? जर्मनी के अंदर 1836 के अंदर। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग है। और इंडिया की फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग कहाँ पे? गवर्नमेंट कॉलेज मद्रास में। ओके, जबकि वर्ल्ड की कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। केसरवर्थ जिसका क्या था? नाम था। अगर बात करें मैं जो स्कूल फॉर नर्सेज की बात करूँ, स्टार्ट की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, तो वो कहाँ पे स्टार्ट की थी? 1860 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टार्ट की थी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिसका नाम था क्या था? सेंट थॉमस हॉस्पिटल और स्कूल ऑफ द नर्सिंग। चलिए, इसके बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं, नोट्स ऑन नर्सिंग। नोट्स ऑन नर्सिंग लिखी किसने थी? बुक बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं सीधा अपन रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेटरी बॉडीज है, वर्ल्ड वाइड हो गई या फिर इंडिया में हो गई, वो कौन सी बॉडीज है? वो पर्टिकुलर इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्रोफेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है, रेगुलेटरी बॉडीज। ओके, तो रेगुलेटरी बॉडीज में फर्स्ट है आपका रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर मैं बात करूं तो फर्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ICN। कब बना था? 1899 के अंदर। 1899 के अंदर ये लोगो है। ओके, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का। इस लोगो का इमेज देखिए, आपको कभी भी पूछ सकते हैं कि ये लोगो किसका है, तो आपको ये लोगो याद रखना है। यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज लिखा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कब बना था? 1899 के अंदर। वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट में अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ इसका, तो डॉक्टर पामेला सिप्रियानो। पामेला सिप्रियानो इसका कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेजेंट टाइम में फीमेल है ये। ओके, इसके बाद में इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में कौन है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब बना था? 1947 में। अभी अपन ने पढ़ा था, एक्ट कब पास हुआ था? 31 दिसंबर 1947 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। प्रेसिडेंट की बात करूँ मैं तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? दिलीप कुमार इंडियन नर्सिंग काउंसिल के क्या है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अपन इंडिया में इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वो है TNAI, ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ द इंडिया। कब बना था? 1908 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। वर्तमान में टनाई के प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो प्रोफेसर एनी कुमार इसके कौन है? प्रेसिडेंट हैं। ओके, फिर है स्टाफ नर्सेज एसोसिएशन ऑफ द इंडिया सनाई, ये जो ट्रेड नर्स एसोसिएशन का ही पार्ट है। ये कब बना था? 1929 के अंदर। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है ये नर्सिंग को कंट्रोल करती है, आपको इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल का रखना। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? कब बना था? हेडक्वार्टर। और इसके साथ में आप यहाँ पे टनाई का भी रख सकते हैं, ट्रेड नर्स एसोसिएशन का भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं याद। ओके, इसके बाद में
इसके बाद में अपन आते हैं सीधा लॉज पे कि नर्सिंग में लॉज कैसे काम करते हैं, किस तरीके से अगर नर्सिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना है उसमें भी कानून है। जिस तरीके से पूरी कंट्री एक संविधान के ऊपर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है, उसी तरीके से नर्सिंग प्रोफेशन का भी कुछ पर्टिकुलरली क्या होगा, कुछ लॉ होंगे, कुछ ऐसी रेगुलेशन होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके अकॉर्डिंग नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो किया जाता है, काम करता है। तो जी डेफिनेटली बिल्कुल। तो लॉज की बात करूं तो सबसे पहले अपन पर्टिकुलर नर्सिंग पे नहीं आके कॉमनली देखते हैं कि लॉ जो कानून है जिसके अकॉर्डिंग कोई देश चलता है, तो वो कानून कहाँ से आते हैं। सोर्सेस ऑफ द लॉज की बारे में बात करूँ तो वो आते हैं किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि भारत का संविधान हो गया, भारत के संविधान के अंदर बहुत सारे कानून लिखे हुए हैं, उस कानून से निकाल के ही अपन लॉज बनता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग पूरी जो है देश है वो चलता है। ठीक है, पूरा क्या है, देश चलता है किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब कौन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो 3 ब्रांचेस अलग अलग काम करती है, जो अपने देश को, अपने लॉज को कंट्रोल करती है। किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तो है आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच, एक है आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच और एक है जुडिशियल ब्रांच। अब ये तीनों ब्रांचों का क्या क्या काम है, इन तीनों का काम तो वो है वो अलग अलग किया गया है, पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये काम क्या है, देखिए ये जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है ये लॉज को, कानून का क्या करती है, निर्माण करती है। मेक द लॉ या फिर रिटन लॉ। ओके तो ये क्या करती है, कानून को लिखने का काम करती है। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे नर्सिंग का मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि नर्स प्रैक्टिस एक्ट हो गया आपका। नर्सिंग की प्रैक्टिस के लिए कौन सा एक्ट है, नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट का जैसे इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया, वो कौन सा एक्ट था, HIPAA। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट बना कब था, 1996 के अंदर, 1996 के अंदर। ओके, या फिर इंडिया में जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो उसके अंदर आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद नंबर 21 है, वो ये क्या डिसाइड करता है कि कोई भी पर्सन जो ट्रीटमेंट का राइट या फिर उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, यानी कि ट्रीटमेंट ले भी सकता है और ट्रीटमेंट का मना भी कर सकता है। आप उसको ज़बरदस्ती से ठीक नहीं कर सकते, उसका कंसेंट लेना क्या है, जरूरी है। तो राइट टू रिफ्यूज किस में आएगा, आपका आर्टिकल 21 में। इस तरीके से लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम क्या है, किसी भी लॉज को बनाना, कानून का निर्माण करना। एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती है, जो लॉज लेजिस्लेटिव ब्रांच ने बनाए हैं उसको अप्लाई करवाना। ये किसका काम है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या फिर इसको बोल सकते हैं अपन इन्फोर्स द लॉ। इन्फोर्स द लॉ, किसी कानून को क्या करना, अप्लाई करवाना किसी भी कंट्री में। अब नेक्स्ट आएंगे अपन जुडिशियल ब्रांच पे। ओके, जुडिशियल क्या करेगी, ये जो जैसे कि लेजिस्लेटिव ब्रांच ने कोई कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने उसको अप्लाई किया, लेकिन मान लीजिए उस कानून से, उस लॉ से किसी पब्लिक की क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, किसी को कोई हानि हो रही है, ओके, किसी को कुछ लॉस हो रहा है, तो ये क्या करेगी, जुडिशियल ब्रांच आएगी और उस जो कानून है वो लॉ है उसमें क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, सरकार को बोलेगी कि ये जो कानून है, ये जो लॉ है, इससे पब्लिक को कुछ रिस्क है या फिर उनका लॉस हो रहा है, इसमें कुछ सुधार कीजिए। तो वो क्या काम है, वो किसका काम है, जुडिशियल ब्रांच का। इंटरप्रेट द लॉ,
लॉ को क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी, जांचेगी कि ये भाई पब्लिक के अकॉर्डिंग है क्या नहीं है, उसके राइट्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। इसकी किसका काम है, जुडिशियल ब्रांच का। इनको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन लॉ या फिर प्राइवेट लॉ। क्योंकि कोई डिसीजन देके इंटरप्रेट करके एक नया कानून बना देगी यहाँ पे जुडिशियल ब्रांच, तो उसको बोलेंगे अपन कॉमन लॉ या फिर क्या बोलेंगे उसको, प्राइवेट लॉ बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो इसका एग्जाम्पल है आपका डीएनआर कंसेंट, डू नॉट रिससिटेट। ओके, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में जो उसके अटेंडर है वो ये क्लेम करते हैं कि इस पेशेंट को बचाने की कोशिश नहीं की गई। ओके, या फिर ये पेशेंट को अगर सही से ट्रीट करते तो ठीक हो जाता। उससे पहले तो उससे जो इस तरीके से आरोप नहीं लगाए हैं उसको कंफर्म करने के लिए पहले ही जैसे ही पेशेंट लगेगा कि इसको रिवाइव नहीं कर सकते, तो क्या कर देते हैं डॉक्टर, ये डीएनआर कंसेंट ले लेते हैं, डू नॉट रिससिटेट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा पेशेंट किसी भी कंडीशन में अब ठीक नहीं हो सकता, पूरी सारी कोशिशें डॉक्टर द्वारा की जा सकती है, और हम जो पेशेंट के अटेंडर है वो ये सहमति देते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसका मतलब ये होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल की टीम है जिसमें नर्सिंग स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गया, या फिर जो एडमिन हो गया, उन सबको क्या हो गया, बचाव हो गया। इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई, लीगल जो एक्टिविटी है उनके खिलाफ नहीं हो सकती। तो ये किस में आ गया, जुडिशियल ब्रांच के अंदर आ गया, क्योंकि इस तरीके के कुछ केस हुए होंगे तब जाके क्या किया है जुडिशियल ब्रांच ने या फिर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। तो ये किसके अंदर आ गया, कॉमन या फिर प्राइवेट लॉ के अंदर आ गया। ओके, या फिर जो नेग्लिजेंसी और जो माल प्रैक्टिस है वो भी इसके अंदर आता है, नेग्लिजेंसी या फिर माल प्रैक्टिस, वो भी किसके अंदर आएगा, जुडिशियल ब्रांच या फिर इसको बोलेंगे कॉमन लॉ या फिर प्राइवेट लॉ के अंदर आएगा। ओके, इस तरीके से। तो ये तो हो गया ऑल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जबकि लीगल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस की बात करें कि नर्सिंग में किस तरीके से लॉ अप्लाई होते हैं। ओके, नर्सिंग में कौन कौन से लॉ हैं, किस तरीके से अप्लाई होते हैं, तो दो तरीके के लॉज होते हैं हमेशा हर जगह पे। एक होता है आपका सिविल लॉज, एक होता है आपका क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज। चलिए, सिविल लॉज के अंदर तो नॉर्मली जो आते हैं अपने डाइवोर्स के हो गए, या फिर कोई जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लेके कोई एलिगेशन है, वो सब किसके अंदर आते हैं, सिविल लॉज के अंदर, जिनके अंदर मान लीजिए कोई खून खराबा नहीं होता। जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगे क्राइम टाइप के, जो सीरियस टाइप के जो है आपके अपराध है, वो किसके अंदर आएंगे, क्रिमिनल लॉ। जैसे किसी का मर्डर हो गया, ओके, किसी को पीटना, ओके, ये सब किसके अंदर आएंगे, क्रिमिनल लॉज के अंदर आते हैं। तो नर्सिंग में भी सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज दो काम करते हैं। चलिए, सिविल लॉज की मैं बात करूं तो सिविल लॉज के अंदर एक तो आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, एक आता है आपका टॉर्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या आएगा, नर्स पेशेंट का जो रिलेशन है, या फिर अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उसे एडमिट के टाइम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं हॉस्पिटल एडमिट कंसेंट होता है, वो किसके अंदर आएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये सिविल लॉज के अंदर। क्योंकि पहले ही जो हॉस्पिटल है और पेशेंट है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि हम यहाँ पे इलाज करवाएंगे, और उस इलाज में अगर कोई लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदारी हॉस्पिटल की होगी, लेकिन लापरवाही नहीं हुई उसके बावजूद पेशेंट की कोई लॉस हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो ये तो होता है एक कंसेंट। कंसेंट एक होता है आपका नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एनपीआर, ये भी किसके अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। ओके, फिर एक होता है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब होता है किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचाना। ओके, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से पेशेंट को लॉस हुआ, तो वो किसके अंदर आएगा, टॉर्ट्स। तो लॉस, कोई एक्टिविटी जिससे पेशेंट को नुकसान हुआ, ये एक्टिविटी भी दो टाइप की होती है। एक तो आपने जानबूझ के पेशेंट को टच किया, ओके, चुटकी चुभई और उसकी वजह से पेशेंट को दर्द हुआ, पेन हुआ, तो ये तो हो गया जानबूझ कर, यानी कि इंटेंशनली। एक होता है कि आप अनजाने में पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे थे और लगाते टाइम पेशेंट ने करवट बदल ली तो पेशेंट को इंजरी हो गई, तो ये तो आपने जानबूझ के नहीं किया, तो इसको बोलेंगे हम अपन क्या, अनइंटेंशनली, यानी कि एक जानबूझ के और एक गलती से। तो टॉर्ट्स को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक तो होता है अपन इंटेंशनल, एक होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। ओके, क्रिमिनल लॉ को फिर से दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है फेलोनी
ओके, फेलोनी का मतलब होता है सीरियस टाइप का क्राइम, जैसे किसी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ओके, और एक होता है आपका मिसडेमेनर। मिसडेमेनर इसका मतलब होता है थोड़ा सा लेस टाइप का क्राइम, किसी को ठोका पीटा लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई। ओके, तो ये होता है क्रिमिनल लॉज को अपन जिस तरीके से डिवाइड करते हैं। अपन इन लॉज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके इजीली है जो समझ में आ जाए। ओके, तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था कौन सा लॉ, सिविल लॉ। फर्स्ट क्या पढ़ा था, सिविल लॉज, और सिविल लॉज के अंदर फर्स्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा एक लीगल एग्रीमेंट होता है, रिटर्न लीगल एग्रीमेंट, जो पेशेंट और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में होता है। ओके, एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये, ए रिटर्न लीगल एग्रीमेंट। ए रिटर्न लीगल एग्रीमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अपन ने अभी बात की थी नर्स पेशेंट रिलेशन, या फिर जो बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में सर्जरी का कंसेंट, एडमिट जो एडमिट का कंसेंट है वो हो गया, या फिर सर्जरी का कंसेंट हो गया, या फिर एनेस्थीसिया का कंसेंट हो गया। ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके इस कंसेंट के अंदर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या था अपना, टोर्ट्स। टोर्ट्स का मतलब किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचाना, ए रॉन्गफुल एक्ट आपने कमिट किया है अगेंस्ट द पेशेंट, जिससे पेशेंट को क्या हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है। ओके, ए रॉन्गफुल एक्ट committed against the पर्सन, किसी पर्सन जो पेशेंट था उसके अगेंस्ट, या फिर उसकी फैमिली के अगेंस्ट भी तो हो सकता है, या फिर फैमिली पर्सन, पर्सन की क्या हो गई, पर्सन्स फैमिली, या फिर पर्सन्स प्रॉपर्टी, पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी तो आपका रैंकफुल एक्ट हो सकता है। पेशेंट ने दवाइयाँ लाई, पेशेंट को नहीं दी और आपने मेडिकल पे दे दी, तो ये उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ। ओके, तो पर्सन की प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये सब किसके अंदर आएगा, जिससे पेशेंट के क्या होते हैं, टोटली राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो वो किसके अंदर आएगा, टोर्ट्स के अंदर आएगा। अब ये जो टोर्ट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटेंशनल टोर्ट्स और एक अपने पढ़ा अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है आपने जानबूझ के किया, अनइंटेंशनल मतलब आपने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। ओके, चलिए इंटेंशनल टोर्ट्स की बात करूं मैं, तो इंटेंशनल में क्या क्या आएगा, फर्स्ट वन, कौन कौन से ऐसे टोर्ट्स हैं जो आपने जानबूझ के किए हैं, तो इंटेंशनल टोर्ट्स में फर्स्ट वन तो आपका था एसोल्ट। एसोल्ट, आपने पेशेंट को क्या किया है, टच नहीं किया है, लेकिन आपने क्या किया है, पेशेंट को डराया है। मान लीजिए कोई पेशेंट नहीं सो रहा था बच्चा, तो आपने बड़ी सी निडल लेके डरा दिया कि ये 18 गोज की निडल है, 16 गोज की निडल है, अगर नींद नहीं आई तो मैं इसको घुसा दूंगा, ऐसे इंजेक्शन दूंगा, बड़ी सी उसको सीरीज दिखाते हैं 50 ml वाली। तो ओके, इस तरीके से पेशेंट को डराना, उसको फिजिकली मेंटली है, अब वो क्या करना, फियरफुल रखना, ये किसके अंदर आएगा, एसोल्ट के अंदर आएगा। ये करते हैं आप, तो ये किसके अंदर आएगा, एसोल्ट के अंदर। मेंटल हार्म which cause the patient to be fearful, which cause the patient to be fearful। भाई इस तरीके से आप पेशेंट को डरा देंगे तो पेशेंट क्या रहेगा, चुप रहेगा, बोलेगा नहीं, अगली बार से बड़ी निडल दिखाएंगे, बड़ा कैथेटर दिखाएंगे, बड़ी सीरीज दिखाएंगे, तो ये किसके अंदर आएगा, एसोल्ट के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नहीं करना है, ये एक रॉन्ग एक्टिविटी है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में कोई एडमिट था, सो रहा था, आपने पता किया तो पता लगा कि वो किसी थाने का थानेदार है, सीआई है, सर्किल इंस्पेक्टर है, ओके, या फिर एसआई है, ओके, हायर पोस्ट पे है मान लीजिए।
फिर आपने उससे जान पहचान बढ़ाई, फिर आप हॉस्पिटल से बाहर ड्यूटी से घर जा रहे थे, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक दिया, तो आप उस पेशेंट का हवाला देते हैं कि ये पेशेंट मेरे पास में एडमिट है, आपके थाने का थानेदार सीआई या फिर ऐसे। ओके, उससे उसका हवाला देके आपने क्या किया, ट्रैफिक पुलिस का जो चालान था वो नहीं फिल किया। ओके, तो ये किसके अंदर आएगा, एप्रोप्रिएशन के अंदर, क्योंकि आपने क्या किया है, किसी पेशेंट का नाम यूज किया है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। यूज द नेम ऑफ पेशेंट फॉर पर्सनल पर्पस। आपने पर्सनल पर्पस के लिए पेशेंट का क्या किया, नाम यूज किया, नाम यूज किया। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका एप्रोप्रिएशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट थर्ड वन की मैं बात करूं तो थर्ड वन आएगा बैटरी। बैटरी का मतलब होगा आपने पेशेंट को जबरदस्ती टच किया, पेशेंट नहीं चाह रहा है कि आप उसको टच करें, पेशेंट कह रहा है मुझे टच नहीं करना है, मेरे पास में नहीं आना है, फिर भी जबरदस्ती आपने पेशेंट को पकड़ा और इंजेक्शन घोंपो दिया। ये किसके अंदर आएगा, बैटरी के अंदर। फिजिकली टच या फिर वुंडिंग विदाउट परमिशन, आपने पेशेंट को चोट पहुंचाई, आपने टच किया पेशेंट को विदाउट उसकी परमिशन के, किसके अंदर आएगा, बैटरी के अंदर। फिजिकल टच और wounding the patient विदाउट परमिशन, परमिशन नहीं ली पेशेंट की और आपने पेशेंट को टच किया, चोट पहुंचाई उसको, किसके अंदर आएगा, बैटरी के अंदर। ओके, एक आता है आपका इन्वेजन इन प्राइवेसी। नाम से पता चल रहा है किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर दी। हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थे लेकिन एक रूम के अंदर थे। ओके, वाइफ एडमिट थी, हस्बैंड उसके साथ में थे, वो अपनी फैमिली की कुछ बातें कर रहे थे, आपने बिना डोर को नॉक किए सीधी अंदर एंट्री मार ली। इन्वेजन इन प्राइवेसी, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये किसके अंदर आएगा, इन्वेजन इन प्राइवेसी। ये किसके अंदर आएगा आपका, इन्वेजन इन प्राइवेसी। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर की बात करूं मैं तो आपका आएगा फॉल्स इम्प्रेशनमेंट। फॉल्स इम्प्रेशनमेंट का मतलब होता है कि कोई पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है, आप उसको घर नहीं जाने दे रहे हैं। कोई पेशेंट है जो बेड पे सही तरीके से नहीं बैठ रहा है, विदाउट डॉक्टर से पूछे, विदाउट फिजिशियन के ऑर्डर के आपने उस पेशेंट को बांध दिया है, जबरदस्ती रेस्ट्रिक्शन कर दिया, टाई कर दिया, ये किसके अंदर आएगा आपका, फॉल्स इम्प्रेशनमेंट के अंदर। फॉल्स इम्प्रेशनमेंट का मतलब होता है फोर्सफुली रेस्ट्रिक्शन। आपने क्या किया, फोर्सफुली पेशेंट को क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया है, देन दैट इज कॉल्ड फॉल्स इम्प्रेशनमेंट। ओके, एक होता है आपका फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है पेशेंट की प्रॉपर्टी को आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज में लिया है। पेशेंट एक महंगा इंजेक्शन एल्बुमिन लेके आया था या फिर मेरोपिनम लेके आया था लगाने के लिए, आपने उसकी जगह एनएस लगा लिया, मेरोपिनम वहां से लिया, हॉस्पिटल के बैक डोर से होते हुए वापस उसी मेडिकल पे गए और उस मेडिकल वाले से पैसे ले लिए। पेशेंट की प्रॉपर्टी थी, आपने अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज में लिया, आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। यूज पेशेंट प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल गेन, आपने अपने फायदे के लिए पेशेंट की प्रॉपर्टी को यूज में लिया, तो किसके अंदर आएगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, एक होता है आपका डिफेमेशन। डिफेमेशन, ओके, ऐसा कम्युनिकेशन जो पेशेंट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाता हो। कम्युनिकेशन ऐसा जो पेशेंट की रेपुटेशन को क्या करता हो, नुकसान पहुंचाता हो। ओके, मान लीजिए पेशेंट को क्या था, HIV पॉजिटिव था, आपने कहीं पे किसी और को बता दिया, आप लिफ्ट में खड़े थे वहां सबको बता दिया, हॉस्पिटल में वार्ड में सबको बता दिया, आसपास वाले पेशेंट को बता दिया कि HIV पॉजिटिव है, तो आपने क्या किया है, डिफेमेशन, यानी कि पेशेंट का जो आपने कम्युनिकेशन के जरिए पेशेंट की रेपुटेशन को डाउन किया है। communication that harm patient reputation। और ये जो कम्युनिकेशन है अगर आपने क्या किया है, बोल के किया है, बोल के किसी को बताया है, तो वो तो आएगा स्लैंडर के अंदर, स्लैंडर के अंदर। और अगर आपने पेशेंट के बेड के ऊपर लिख दिया है कि दिस पेशेंट इज HIV पॉजिटिव, तो ये किसके अंदर आएगा, आपका लिबाइल।
रिटर्न, तो ये किसके अंदर आएगा, लेबाइल के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नहीं करना है। एक होती है आपकी नेक्स्ट वन आएगा आपका पब्लिक डिस्क्लोजर। जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी, पेशेंट की घर का कुछ मामला था, आपने हिस्ट्री कलेक्ट करते टाइम पेशेंट ने आपको बताया, आपने पूरे हॉस्पिटल में बता दिया, तो ये तो उसकी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन थी, आपको लीक नहीं करनी चाहिए थी, आपने कर दी, तो किसके अंदर आएगा, पब्लिक डिस्क्लोजर। पब्लिश प्राइवेट इंफॉर्मेशन। चलिए, एक होता है आपका मैलिस। नेक्स्ट वन कौन सा है, लास्ट वन है मैलिस। आपने पेशेंट को कुछ था ही नहीं, पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव था ही नहीं, आपने झूठी खबर फैला दी कि एचआईवी पॉजिटिव है या फिर एचबीजी पॉजिटिव है, एक्चुअली में वो था ही नहीं, तो ये तो आपने गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मैलिस। स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन। ओके, तो पब्लिक डिस्क्लोजर में और मैलिस में ये फर्क है कि पब्लिक डिस्क्लोजर में आपने जो खबर फैलाई है वो सही है, लेकिन एक्चुअली वो आपको क्या करनी थी, स्प्रेड नहीं करनी थी, जबकि मैलिस के अंदर आपने क्या किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन ही स्प्रेड कर दी। तो ये वो किसके अंदर आएगा, मैलिस के अंदर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन, ये तो थे सब सारे जानबूझ के जो आपने एक्ट किए थे। अब आएगा अनइंटेंशनल, यानी कि आपने जानबूझ के नहीं कर रहे हैं आप, फिर भी गलती से पेशेंट को नुकसान पहुंच जाता है। उसमें फर्स्ट आएगा आपका नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी का मतलब होता है फेलियर टू एक्ट। जो एक्ट आपको दिया था वो आपने प्रॉपर नहीं किया। कैसे नहीं किया, कि पेशेंट की पोजीशन देना, पेशेंट की बेड की साइड रेलिंग लगाना आपका काम था, आपने नहीं किया, आप किसी वार्ड बॉय को भेज दिया। ओके, वार्ड बॉय को भेज दिया, अब वार्ड बॉय को पता ही नहीं था कि साइड रेलिंग को कैसे सही तरीके से लगाना है, वार्ड बॉय ने सही तरीके से नहीं लगाया, पेशेंट बेड से गिर गया, किसके अंदर आएगा, नेग्लिजेंसी के अंदर। फेलियर टू एक्ट, ये जो नेग्लिजेंसी होती है ये हमेशा रीजनेबल होती है, रीजनेबल, रीजनेबलनेस इसको बोल सकते हैं। रीजनेबलनेस का मतलब ये हुआ कि किसने लगाया था, साइड रेलिंग वार्ड बॉय ने, उसको पता ही नहीं था कि साइड रेलिंग कैसे लगाते हैं, तो वो रीजन दे सकता है कि मुझे पता ही नहीं था कि साइड रेलिंग कैसे लगाते हैं, तो ये तो हो गया रीजनेबल में, ये तो किसके अंदर आएगा, रीजनेबल। ये नेग्लिजेंसी को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ओमिशन, ओमिशन, और एक होता है आपका कमीशन। ओके, तो यहाँ पे ओमिशन का तो मतलब होता है लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन, उसने सही तरीके से अप्रोप्रिएट एक्ट किया ही नहीं, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन। एक होता है कमीशन, एक होता है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है एक्ट किया लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट था, इनअप्रोप्रिएट एक्शन। ओके, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे पेशेंट को गिरने से बचाना, नहीं बचा पाए तो नेग्लिजेंसी हुई। फेलियर टू प्रिवेंट फॉल, पेशेंट को गिरने से नहीं बचा सके इस तरीके से, तो क्या हो गया, ये नेग्लिजेंसी हो गया। नेक्स्ट आएगा माल प्रैक्टिस, नेक्स्ट आएगा माल प्रैक्टिस। अब माल प्रैक्टिस क्या होगा, नेग्लिजेंसी कर दिया किसी प्रोफेशनल पर्सन ने, ठीक है, अब तो वहां तो क्या था, वार्ड बॉय था, उसको उसका काम नहीं था वो, तो उसने गलती कर दी, ठीक है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर है, आप है, पेशेंट को जा रहे हैं, डाइक्लोफेनिक आईएम लगाना था, आपने आईवी लगा लिया। ओके, किसके अंदर आएगा, माल प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि आपको बेसिकली इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी, बीएससी नर्सिंग हुई थी, तब आपको बताया गया था कि कौन सा इंजेक्शन आईएम देना है, कौन सा आईवी देना है, या फिर आपको ये बताया गया था कि आपको किसी भी इंजेक्शन को देने से पहले 5R चेक कर लेने, पेशेंट की फाइल चेक कर लेनी है, नाम कंफर्म कर लेना है, डोज के जो रूट है, ड्रग की डोज है उसका रूट है वो कंफर्म कर लेना है कि आईवी देना है फिर आईएम, अपने आप डिसाइड करके आपने आईएम वाले इंजेक्शन को आईवी दे दिया। ट्रेनिंग देने के बावजूद आपने क्या किया है, गलत काम किया है, गलत एक्ट किया है, तो वो किसके अंदर आएगा, माल प्रैक्टिस के अंदर। इट मीन्स की नेग्लिजेंसी बाई प्रोफेशनल पर्सन, आपको ट्रेनिंग दी गई है फिर भी आपने गलती की है, किसके अंदर आएगा, माल प्रैक्टिस के अंदर। नेग्लिजेंसी बाई प्रोफेशनल पर्सन, नेग्लिजेंसी बाई प्रोफेशनल पर्सन।
जैसे एग्जांपल की बात करूं कि ओटी में आपकी ड्यूटी लग गई, ड्यूटी ओटी में लगी है, तो जो मॉप और गोज की जो काउंटिंग होती है वो प्रॉपर आपको सर्कुलेटरी या फिर स्क्रब नर्स को काउंट करके रखना होता है। आपने सही तरीके से नहीं किया, मॉप अंदर रह गया, ओके, तो आपकी ट्रेनिंग दी गई थी लेकिन आपने सही तरीके से नहीं किया, तो ये किसके अंदर आएगा, आपका माल प्रैक्टिस के अंदर। तो मिस काउंटिंग मॉप, मिसकाउंटिंग मॉप हो गया आपका, या फिर जो मेडिकेशन एरर है, नॉर्मली आईवी वाला आईएम दे दिया, आईएम वाला आईवी दे दिया, ये सब मेडिकेशन एरर, ये किसके अंदर आएगा, आपका सारा माल प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि आपको बेसिकली इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग देने के बावजूद आपने गलत दिया है, तो ये किसके अंदर आएगा, माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर। क्रिमिनल लॉज में दो बात की थी अपन ने, एक तो था आपका फेलोनी, ओके, फेलोनी का मतलब होता है, क्रिमिनल लॉज का मतलब होता है जो ऐसा, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा था एक तो सिविल लॉज, सिविल लॉ में या फिर सिविल क्राइम में वो क्राइम होते हैं जिससे ओनली जो पर्सन है वही अफेक्ट होता है। जैसे कि आपने डाइवोर्स था तो उसमें हस्बैंड वाइफ अफेक्ट हो रहे हैं, पूरी सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्रिमिनल लॉज, किसी सोसाइटी में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसकी वजह से पूरी सोसाइटी अफेक्ट हुई है, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग मान रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जो क्राइम है वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं अपन क्रिमिनल लॉज। तो यहां पे लिखना है आपको अफेक्ट द सोसाइटी, अफेक्ट सोसाइटी नॉर्म्स या फिर राइट, तो सोसाइटी के राइट या फिर उसके नॉर्म्स को अफेक्ट करता हो क्रिमिनल लॉज। फेलोनी में क्या आएगा आपका, सीरियस टाइप का क्राइम, जैसे कि मर्डर हो गया, सीरियस टाइप का क्राइम जैसे कि मर्डर हो गया। और जबकि नेक्स्ट मैं बात करूं तो मिसडेमिनर, मिसडेमिनर, मिसडेमिनर में थोड़ा सा लेस सीरियस टाइप का क्राइम, लेस सीरियस टाइप का क्या होता है, क्राइम इंक्लूड होता है। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, ये नर्सिंग के लॉज थे पड़े, कुछ अदर लॉज भी हैं जो इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के हिसाब से, नर्सिंग के अकॉर्डिंग, वो भी आपसे पूछ सकते हैं कभी भी। चलिए वो कौन कौन से लॉ, एक तो होता है गुड सैमरिटन लॉ, गुड सैमरिटन लॉ, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर को, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में ड्यूटी जा रहे थे, कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हुआ, आपने पेशेंट की केयर कर दी, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आए, पेशेंट मर गया, तो उसके अटेंडर आपके ऊपर ना चिल्लाएं कि भाई वहाँ पे एक्सीडेंट साइट पे तूने सही केयर नहीं की इसलिए इसकी डेथ हो गई, ओके। तो उससे जो नर्सिंग प्रोफेशनल है, नर्सिंग पर्सन है, उसको बचाने के लिए, उसकी ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ है जिसको बोलते हैं गुड सैमरिटन लॉ। इट प्रोवाइड legal protection, legal protection to who provide emergency care to patient, जो भी पेशेंट को इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करता है उसको लीगली प्रोटेक्ट करता है ये वाला गुड सैमरिटन लॉ, ओके। सेकंड वन, एक और इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ एक्ट। इस पब्लिक हेल्थ एक्ट के अंदर मैं बात करूं तो एक होता है आपका सीडीसी, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, ओके, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, ये भी प्रिवेंट करता है किसी भी पर्सन को। और इसके बाद में बात करूं मैं, एक होता है आपका ओसा, OHHA, ओसा का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, ओके। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है होता है, ये भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, अगर पेशेंट की डेथ हो जाए, कुछ इंजरी हो जाए, तो उसको क्या करता है, लीगल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाता है, ओके। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक लॉ की मैं बात करूँ तो वो है आपका द यूनिफॉर्म डिटर्मिनेशन ऑफ द डेथ एक्ट, कि भाई किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो उस डेथ को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास में क्या प्रूफ होना चाहिए, किसके आधार पर, किसके बेस पे आप पेशेंट की डेथ को डिक्लेयर करोगे। द यूनिफॉर्म डिटर्मिनेशन ऑफ डेथ एक्ट कब आया था इनफोर्स में, 1980 को। इसके अंदर था कि आप किसी भी पेशेंट की डेथ है वो कैसे डिक्लेयर करोगे, डेथ डिक्लेयर्ड बाय
फर्स्ट एक तो होता है आपका इरिवर्सिबल डेथ हो जाती है ऑफ हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स को वो इंजरी जो रिवर्सिबल नहीं है उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उसके बाद पेशेंट की डेथ डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट एंड लंग्स। सेकेंड था आपका इरिवर्सिबल डेथ ऑफ द ब्रेन। ओके, ब्रेन की अगर इरिवर्सिबल डेथ हो जाए तो इरिवर्सिबल डेथ ऑफ ब्रेन, लेकिन इंडिया में ये वाला नहीं है। इंडिया में कौन सा है, इरिवर्सिबल डेथ ऑफ द हार्ट एंड लंग्स हो जाए तो पेशेंट को क्या करते हैं, उसकी डेथ डिक्लेयर करते हैं। सेकंड वन वाला इंडिया में अभी अप्लाई नहीं किया गया है, ब्रेन डेड पेशेंट को डेथ डिक्लेयर है वो नहीं करते हैं। चलिए, इस तरीके से ये कुछ रूल्स हो गए जो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स मतलब कुछ मोरल जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो अपने को अंदर से अंतरात्मा से जिसको बोलते हैं आवाज़ आती है कि भाई पेशेंट की केयर किस तरीके से करनी चाहिए। ओके, तो उसको बोलते हैं कोड ऑफ इथिक्स। उसको क्या बोलेंगे अपन, कोड ऑफ इथिक्स। ओके, कुछ लॉज या फिर बात करूँ मैं कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो किसी पर्सन को क्या करते हैं, अपन जो अपनी एक्टिविटी है अपनी केयर है वो सही तरीके से होनी चाहिए किसी पेशेंट के लिए, वो क्या करते हैं उसके लिए रेगुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं। अगर कोड ऑफ एथिक्स की बात करूँ तो मैं सेट्स ऑफ लॉ या फिर प्रिंसिपल, सेट्स ऑफ लॉ और द सेट्स ऑफ द प्रिंसिपल दैट govern right conduct और बिहेवियर। ओके, वो ये फिक्स करते हैं कि कोई भी नर्सिंग ऑफिसर अपनी केयर करते टाइम उसका बिहेवियर या फिर उसका जो एक्ट है वो सही तरीके से हो उस पर्सन टूवर्ड्स द पेशेंट। ओके, उसको बोलते हैं अपन कोड ऑफ एथिक्स, वो उस तरीके से फिक्स किया गया है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये डेवलप की बात करूँ मैं तो ये डेवलप किसने किया था, तो डेवलप तो किया था अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने, ANA ने, जबकि एडॉप्ट किया था किसने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने, कब, 1953 में। एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN ने कब, 1953 में। इस कोड ऑफ एथिक्स के जो सेट था उसको क्या किया था, एडॉप्ट किया था। उसके अंदर फर्स्ट है आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है पेशेंट के पास में राइट है कि ट्रीटमेंट ले और राइट है कि वो ट्रीटमेंट लेने से मना भी कर सकता है। कोई भी इंजेक्शन आप पेशेंट को समझाएंगे कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है, ओके, इस तरीके से लगाया जा रहा है और इसका रिस्क फैक्टर क्या है वो भी आपको बताना है। उसके बाद में पेशेंट अगर बात कर दे कि हाँ लगा लो तो ठीक है, अगर पेशेंट बता दे कि ये मुझे नहीं लगाना तो आप जबरदस्ती उस पेशेंट को वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो पेशेंट के पास राइट है ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करने का। क्या आएगा, पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स पेशेंट के पास में पेशेंट हैज अ राइट टू रिफ्यूज और एक्सेप्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करने का या फिर एक्सेप्ट करने का पेशेंट के पास में क्या है, राइट है, जिसको बोलते हैं अपन ऑटोनॉमी। नेक्स्ट वन है अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट वन कौन सा है, अकाउंटेबिलिटी। ओके, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हो और इंजेक्शन लगाते टाइम कोई मिस्टेक हो गई, गलती से लग गया, तो उसकी जिम्मेदारी ओनली आपकी है। यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस नर्सिंग ऑफिसर खुद की ही है और किसी की नहीं है। ओके, तो इसका मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवन नर्सिंग एक्ट। यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर ने एक्ट किया है उसके लिए ओनली नर्स ही जिम्मेदार है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन है आपका बेनिफिशियंस। आप जो केयर कर रहे हैं वो बेनिफिशियल होनी चाहिए पेशेंट के लिए, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, बेनिफिट फॉर अदर, बेनिफिट फॉर अदर। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है आप पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखोगे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट की प्राइवेट है आप उसको लीक नहीं करोगे, पब्लिश नहीं करोगे। ओके,
टू मेंटेन प्राइवेसी, या फिर बोल सकते हैं कीप इंफॉर्मेशन प्राइवेट, कीप इंफॉर्मेशन प्राइवेट। नेक्स्ट वन है आपका फिडेलिटी। नेक्स्ट वन क्या है? फिडेलिटी। आपको हमेशा पेशेंट के लिए क्या रखना है? फेथफुल रहना है। ओके, जो कमिटमेंट है वो आपको बना के रखना है। अब कोई पेशेंट आपके पास में आया कि उसको पेन हो रहा है, उसको देखिए, आपने बताया कि मैं 5 मिनट से आ रहा हूँ, तो आपको एग्जैक्ट 5 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट तक उसके पास में जाना है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट का बोला और आप 1 घंटे बाद में गए, तो पेशेंट का जो विश्वास है आपके प्रति वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। फिडेलिटी आपको क्या करनी है? बना के रखनी है। टू बी फेथफुल टूवर्ड्स द पेशेंट, टू बी द फेथफुल टूवर्ड्स द पेशेंट। पेशेंट के लिए आपको क्या कर रखना है? फेथफुल रहना है, यानी कि जो कमिट किया है आपने उसको क्या करना है? फुलफिल करना है। जस्टिस, यानी कि ट्रीट इक्वली। कोई वीआईपी पर्सन है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, आपके लिए सब पेशेंट इक्वल है। ओके, तो क्या करना है? आपको ट्रीट इक्वली करना है सभी पेशेंट को। कोई अगर जज हो गया, कोई ऐसा ही हो गया, या फिर कोई जो है नॉर्मल पर्सन है, उन सबका ट्रीटमेंट आपको इक्वली करना है। किसको स्पेशल ट्रीटमेंट वीआईपी समझ के क्या करना है? नहीं देना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आया आपका कौन सा? नॉन मालफिशेंस। आपके ट्रीटमेंट से किसी को क्या होना चाहिए? लॉस नहीं होना चाहिए। नॉन हार्मिंग आपकी नर्सिंग केयर होनी चाहिए, नॉन हार्मिंग। ओके, डू नॉट हार्म टू पेशेंट, इसको बोल सकते हैं डू नॉट हार्म टू पेशेंट। पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट है आपका वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है पेशेंट के लिए आपको ट्रूथफुल या फिर ऑनेस्ट रहना है, ईमानदारी से काम करना है। ट्रूथफुल या फिर इसको बोल सकते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्टी के साथ में आपको क्या करना है? काम करना है। ये तो हो गया आपका इथिक्स ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के कुछ स्पेसिफिक इथिक्स, सेट ऑफ द रूल्स जिसके अकॉर्डिंग नर्स है जो काम करती है उसको बोलेंगे अपन यहाँ पे कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सिंग ऑफिसर। चलिए, इसके बाद में अपन आते हैं सीधा फंक्शनल नर्सिंग के ऊपर। फंक्शनल नर्सिंग का मतलब होता है एक नर्सिंग ऑफिसर कितने टाइप में डिवाइड होता है। एक नर्स होती है उसको अपन कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो होता है रजिस्टर्ड नर्स, एक होती है आपकी एलपीएन, एक होती है आपकी यूएपी, लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स। एलपीएन मींस लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स और यूएपी का मतलब होता है अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल। एलपीएन की फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स। ओके, यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स इट मीन्स इसके पास में एलपीएन के पास में क्या है? 3 साल की डिग्री का नहीं है, इसके पास स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली हुई है इंजेक्शन लगाने की, कोई डिप्लोमा किया हुआ है। ओके, तो उसके पास में लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, तो उसको बोलेंगे अपन एलपीएन। एक होता है यूएपी यानी कि अनलाइसेंस्ड अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल। मतलब उसके पास में कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? नर्सिंग ऑफिसर को या फिर रजिस्टर्ड नर्स को क्या कर रहा है? कोई प्रोसीजर करने में, पेशेंट की केयर करने में असिस्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन यूएपी। अब इन तीनों का क्या क्या काम है? क्योंकि आपको कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर फिक्स काम देके कि नर्स पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है। ओके, इसमें से कौन सा काम होगा जो एलपीएन के लिए या फिर यूएपी के लिए या फिर रजिस्टर्ड नर्स के लिए असाइन किया जाएगा या फिर अप्रोप्रिएट होगा? तो इसके रिगार्डिंग आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रजिस्टर्ड नर्स वो होगी जिसके पास में कंप्लीटली डिग्री की हुई होगी, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किया हुआ होगा कि उसने नर्सिंग कर रखी है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड नर्स की बात करूँ तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कॉम्प्रहेंसिव केयर, यानी कि ऑल ओवर द पेशेंट की केयर होगी, उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव केयर। कॉम्प्रहेंसिव केयर में क्या है? ओवरऑल नर्सिंग जो प्रोसेस होता है, ओवरऑल नर्सिंग प्रोसेस आपने पढ़ रखा होगा। ओवरऑल नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? पेशेंट का असेसमेंट हो गया, पेशेंट का डायग्नोसिस हो गया असेसमेंट के बाद में, फिर पेशेंट का डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग है, डेलीगेट्स या फिर उसको बोलते हैं
उसके रिगार्डिंग फंक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ये सब किसके काम हो गए, एक रजिस्टर्ड नर्स के काम हो गए। ओके, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, डेलीगेट्स या फिर एवेल्यूशन की बात करें तो वो हो गया, या फिर मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करना, ये सब किसके काम है, एक रजिस्टर्ड नर्स के। ओके, जबकि लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकती है, उसका क्या क्या काम हो सकता है। ओके, इसको LVN भी बोलते हैं। ओके, LVN मतलब लाइसेंस्ड वोकेशनल नर्स भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, LVN भी बोलते हैं इसको। तो कई बार क्वेश्चन में LVN भी आ सकता है। इसका कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, एक तो होता है प्रोवाइड केयर बेस्ड ऑन द नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट। नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के अंदर कुछ वर्क है वो असाइन किए गए हैं किसके लिए, लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स को। तो वो सारे काम क्या कर सकती है, ये नर्स कर सकती है या फिर नर्सिंग ऑफिसर कर सकता है। अब वो कौन कौन से काम है, जैसे कि ड्रेसिंग को चेंज करना, पेशेंट की ड्रेसिंग है उसको चेंज करने का काम LPN कर सकती है। फॉलिस कैथेटराइजेशन नर्सिंग जो LPN है, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स है, वो कर सकती है। ट्यूब फीडिंग है वो LPN करवा सकती है। मेडिकेशन है वो दे सकती है, लेकिन उसको क्या करना है, IV वाली मेडिकेशन नहीं देनी, एक्सेप्ट IVIM, IV या फिर IM मेडिसिन नहीं दे सकती, बल्कि ओरल मेडिकेशन है वो क्या कर सकती है, यहाँ पे LPN दे सकती है। इस तरीके से ये काम हो गए उसके किसके अकॉर्डिंग, नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के अंदर। फिर आता है अपन अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल। ओके, ये क्या कर सकते हैं, इसको अपन कई नामों से जानते हैं, जैसे कि वार्ड बॉय हो गया, या फिर इसको कई हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑर्डरली भी बोला जाता है। ओके, नर्सिंग ऑर्डरली हो गया, वार्ड बॉय हो गया, या फिर पेशेंट असिस्टेंट हो गया, ये सब बोले जाते हैं। इनका क्या काम, नॉन इन्वेजिव जितने भी प्रोसीजर है वो क्या करने हैं, इसको करने। नॉन इन्वेजिव जैसे कि पेशेंट को क्या हो गया, बाथिंग करवाना, पेशेंट को नहाना, पेशेंट को स्नान करवाना, बाथिंग। जैसे पेशेंट की बाथिंग हो गई, या फिर पेशेंट को ट्रांसफ़र करना एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, या फिर पेशेंट को किसी प्रोसीजर के लिए OT तक ट्रांसफ़र करके आना, डायलिसिस यूनिट तक करना, ओके, MOT तक करना, ये सब किसके काम है, आपके नर्सिंग ऑर्डरली वार्ड बॉय के। पेशेंट की जो पोजीशन है वो चेंज करवाना, ओके, पोजीशन चेंज करवाना, और पेशेंट की जैसे कि हाइट या फिर वेट मेजरमेंट करना है तो वो सब करवाना। ये सब किसके काम है, नर्सिंग ऑर्डरली के या फिर UAP के, अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल के। ओके, इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, जो नर्सिंग ऑफिसर्स थे उसके काम को अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया कि कौन सा काम कौन सा नर्सिंग पर्सनल है वो करेगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टाफिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द इंडियन नर्सिंग काउंसिल नॉर्म्स 1985। 1985 में कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए थे कि भाई कितने पेशेंट को कितना नर्सिंग स्टाफ देखेगा अलग अलग जगह पे, जैसे इमरजेंसी हो गया, ICU हो गया, या फिर कोई जनरल वार्ड हो गया वहाँ पे। ओके, या फिर उसको हैंडल करने के लिए उनकी सीनियरिटी बेस कैसे किस तरीके से होगी, नर्सिंग ऑफिसर से ऊपर कौन सा होता है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, फिर ANS, फिर DNS, ओके, फिर NS, फिर CNO, इस तरीके से। तो कितने के ऊपर कितने लोग हैं उनको हैंडल करेंगे, ये भी एक फिक्स बताया गया था। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे ऊपर कौन होता है, CNO मीन्स चीफ नर्सिंग ऑफिसर, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, CNO मीन्स चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ये एक CNO होगा 500 बेडेड या फिर उससे ज़्यादा का हॉस्पिटल हो तो वहाँ पे 500 या फिर मोर देन 500 बेडेड हॉस्पिटल, वहाँ पे क्या होगा, एक CNO होगा, CNS नहीं CNO। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आएगी कौन सी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कितने बेड्स पे होगा, 400 या फिर मोर देन 400 और मोर देन 400 पे कौन सा होगा, एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा। ओके, नेक्स्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से नीचे कौन आएगा आपका, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कितने बेड पे होगा, ओके, 1 DNS
300 बेड्स, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे ही 300 बेड हो गए, एक डीएनएस आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद में एवरी प्लस 200, उसके बाद में जैसे कि 300 से 500 बेड हो गए, आपको एक और क्या करना पड़ेगा, डीएनएस लाना पड़ेगा। 500 से 700 हो गए, एक और लाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट तो 300 है, लेकिन उसके बाद में एवरी 200 नीड 1 डीएनएस, 1 डीएनएस। ओके, यानी कि पहले 300 फिर 200, 200 पे एक एक डीएनएस की पोस्ट क्या करनी चाहिए, हम बढ़ाते हुए जाना है। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर पे आऊँ तो आएगा आपका असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एएनएस। ओके, ये जो 1 एएनएस ऑन 100 to 150 बेड्स, 100 से लेके 150 बेड्स तक क्या होता है, जो होता है एएनएस की पोस्ट क्रिएट की जाती है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। उसके बाद में बात करूं कि ये बेड है, वार्ड की मैं बात करूं तो एएनएस कितने वार्ड को हैंडल करता है, 4 से 5 वार्ड को, 4 to 5 वार्ड को हैंडल करता है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे आपका एसएनओ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 1 एसएनओ ऑन 25 to 30 बेड्स। ओके, 25 से 30 बेड के ऊपर एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होता है, यानी कि 25 से 30 बेड का एक वार्ड ही होता है। तो ये भी मान सकते हैं कि अपन एक वार्ड में एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ओके, फिर बात करूं मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से नीचे कौन आएगा, आपका नर्सिंग ऑफिसर, जो कि आप बनने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर। अब नर्सिंग ऑफिसर कितने बेड को हैंडल करेगा, तो एक तो होता है आपका टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल इट मीन्स कि जैसे एम्स हो गया, एम्स के साथ में मेडिकल कॉलेज भी है, तो ये टीचिंग हॉस्पिटल हो गया। एक होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे साथ में मेडिकल कॉलेज नहीं होते हैं। ओके, तो टीचिंग हॉस्पिटल में तो ये रेशियो रहेगा 1:3, 1:3 रहेगा, यानी कि 3 बेड के ऊपर एक नर्सिंग ऑफिसर वार्ड के अंदर। जबकि नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है, अगर नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है तो ये रेशियो रहेगा 1:5, यानी कि 5 बेड्स के ऊपर एक नर्सिंग ऑफिसर रहेगा। ओके, बात करूं मैं ओपीडी में, 100 पेशेंट्स के ऊपर एक नर्सिंग स्टाफ रहेगा। आईसीयू या फिर एचडीयू, आईसीयू या फिर एचडीयू की बात करूं तो वहां पे 1:1 रहता है हमेशा, एक स्टाफ के को एक पेशेंट असाइन किया जाता है। ओके, इसके बाद में मैं बात करूं, नेक्स्ट होता है एक आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, नहीं आईसीएन मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। ओके, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की बात करूं तो 250 बेड पे एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होगी। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स वो देखेगी कि पेशेंट के जो डिस्पोजेबल है प्रॉपर डिस्पोज किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस या फिर रिस्क तो नहीं है। तो ये होता है आईसीएन, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स 150 बेड पे। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जितने भी एक वार्ड में स्टाफ असाइन है, उसका 30% जो है वो रिजर्व रखे जाते हैं ऑफ के लिए, यानी कि जैसे कि एक दिन में एक वार्ड के अंदर कितने हैं, 10 स्टाफ है, तो 10 में से 30% को ऑफ दिया जाएगा, यानी कि 3 स्टाफ को छुट्टी दे दी जाएगी। ओके, 30% स्टाफ की रिजर्व फॉर लीव, 30% स्टाफ को लीव के लिए क्या किया जाता है, रिजर्व रखा जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन कॉलेज में किस तरीके से रेशियो रहता है लेक्चरर का, या फिर बोलते हैं अपन एमएससी कॉलेज में या फिर बीएससी में वहाँ पे टीचर्स का। ओके, जिसको बोलते हैं अपन ट्यूटर बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर जीएनएम या फिर बीएससी वाला कॉलेज है, जीएनएम या फिर बीएससी कॉलेज वाला है जो कॉलेज है, तो वहाँ पे एक टीचर होना चाहिए 10 स्टूडेंट्स के ऊपर। जबकि अगर एमएससी नर्सिंग का कॉलेज है तो वहाँ पे एक टीचर होना चाहिए 5 स्टूडेंट्स के ऊपर। ओके, तो ये तो होगा आपका कॉलेज के अंदर स्टाफ का और टीचर्स का रेशियो। हॉस्पिटल के अंदर भी स्टाफ का और पेशेंट का रेशियो अपन ने देख लिया है। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे डिजास्टर एंड ट्राइएज। डिजास्टर एंड ट्राइएज, उस डिजास्टर को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं अपन, उसके बाद में नर्सिंग केयर किस तरीके से की जाती है। ओके, डिजास्टर्स के टाइप हो गया, ओके उसके फेजेस हो गए,
उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन फायर सेफ्टी को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कंटिन्यूटी देखनी है तो अगला सेशन जरूर देखिएगा, उसमें और भी इंपॉर्टेंट आपको डिजास्टर के रिकॉर्डिंग कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे।